नमस्कार शोधार्थियों। यूट्यूब चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में आज सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में सुलोचना वर्मा जी के साथ हैं। किसी बहुत सुंदर स्त्री के चेहरे सा है एक कमरा, जो है यादों के कैनवास पर गुलाबी और आकर्षक, जिसमें माथे की बिंदी सा है सजा कमरे का लाल बल्ब, जहाँ एक जोड़ी छिपकली देखती है एक दूसरे को दूर से, जो बनाता है हंसुली सा आकार, हंसुली जो है फंसी गले में। ये पंक्तियाँ सुपरिचित कवयित्री सुलोचना वर्मा की हैं। कथा लेखन और अनुवाद कार्य में भी लगातार ये सक्रिय हैं। इनका जन्म स्थान जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ। सुलोचना ने कंप्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाई है। आईटी कंपनी में अब निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। प्रकाशन की बात करें तो अंधेरे में जगमग ये कहानी संग्रह इनका नेशनल बुक ट्रस्ट से छपा है। बचे रहने का अभिनय ये कविता संग्रह सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। नायिका ये उपन्यास है इनका सेतु प्रकाशन से ही। सोनामणि ये संजय भट्टाचार्य की बांग्ला कविताओं का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। सम्मान और पुरस्कार में 16वां शीला सिद्धांतकर सम्मान कविता संग्रह बचे रहने का अभिनय के लिए सुलोचना को दिया जा चुका है। इनकी रचनाएं लगातार नया ज्ञानोदय, समकालीन भारतीय साहित्य, इंद्रप्रस्थ भारती, कथादेश, शुक्रवार, सदा नीरा, छपते छपते, हिंदुस्तान, प्रखर खबर, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दुनिया इन दिनों, नया प्रतिमान, बहुमत, पाठ, स्त्रीलोक, हिंदी समय, रविवाणी, देशज समकालीन, सृजन लोक, जनादेश, पंजाब टुडे ये पंजाबी में और कोशी नेपाली में, बांग्ला खनन, बांग्लादेश जर्नल, बांग्ला बाजार, देयांग रूपाली ओलू आदि में प्रकाशित हैं। नवभारत टाइम्स के एकदा स्तंभ के लिए इन्होंने लेखन किया है। बांग्ला के नए पुराने करीब 23 कवियों के शताधिक कविताओं का अनुवाद ये कर चुकी हैं और इसके अतिरिक्त असमिया नवकांत बरुआ और अंग्रेजी अमिय चटर्जी की कई कविताओं का हिंदी में अनुवाद पढ़ने लिखने के अतिरिक्त छाया चित्रण में इनकी रुचि है, चित्रकारी में, और संगीत को जीवन का अभिन्न अंग मानती हैं। आइए सुलोचना की उन 5 कविताओं के द्वारा उनके सहयात्री होते हैं और उनकी रचना धर्मिता को परखने की कोशिश करते हैं। शोधार्थियों, आप समकालीन कवियों को पढ़ते हुए सुलोचना की कविताओं को भी नोटिस में लें और देखें कि यहाँ जो विमर्श है, यहाँ जो एस्थेटिक सेंस है, जो सौंदर्य है कविता का, जो गति है, जो प्रवाह है, जो त्वरा है, और सुलोचना बड़ी सादगी से, बड़ी नरमाई से अपनी बात, गहरी बात पहुंचा देती हैं। पहुंचाने में बहुत सफल और सार्थक कवियत्री कही जा सकती हैं। पहली कविता है तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जाऊंगी प्रिय। आप देख रहे हैं कि जो प्रचलित मुहावरे हैं, जो प्रचलित कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, उनके बिल्कुल विपरीत सुलोचना कुछ गढ़ रही हैं। तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जाऊंगी प्रिय, मुझे पुकारती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दिन रात आमंत्रित करती है बंगाल की खाड़ी, पुकारता है महाबलीपुरम का मायावी बाजार, नंदम बॉक्सम के आम के बागान में दावत उड़ाते पंछी, पुकारता है संयोग, पुकारता है अभियोग, कि लौटने की समस्त तिथियां मिट गई हैं पंचांग से, पुकारता है प्रेम, पुकारता है ऋण, पुकारता है असमंजस, पुकारता है रुका हुआ समय, जहां पुकार रही हैं मुझे असंख्य कविताएं, मैं हो विमुख उनसे चल पड़ूं तुम्हारे साथ। नहीं कर सकती ऐसा धर्म, नहीं कर सकती ऐसा अधर्म, ऐसा पाप, प्रिय तुम निकल पड़ो। तुम निकल पड़ो किसी यात्रा पर, लिखो अपने पसंद की कविताएं, होकर दुविधा मुक्त। देखना देखना मैं मिलूंगी तुम्हें उन कविताओं में, अक्षरशः मैं नष्ट स्त्री हूं, मुझे स्वर्ग की नहीं तनिक भी चाह। ये एक मुकम्मल स्त्री का बयान है। ये जो स्पष्टीकरण सुलोचना दिए जा रही हैं कि तमाम तिथियां जो पंचांग से मिट गई हैं, लेकिन मेरे बहुत से काम अभी बाकी बचे हैं। मुझे प्रेम, ऋण, असमंजस, रुके हुए समय में एक साथ जीना है। मुझे असंख्य कविताएं अभी रचनी हैं। मैं अभी अधूरे
अपने जीवन की यात्रा को इस तरह से पड़ावों में छोड़कर, उससे छूटकर, आधा अधूरा जीकर किसी बड़ी यात्रा के लिए नहीं निकल सकती। सुलोचना यह भी याद दिलाती हैं कि स्वर्ग मुझे मेरा पाथेय नहीं है, स्वर्ग मेरा मंजिल भी नहीं, मेरा लक्ष्य भी नहीं है। मैं इस पूरी प्रकृति को, अपने इस पूरे परिवेश को पूरे स्पंदन के साथ जीना चाहती हूँ। मैं उन तमाम मौन आमंत्रण को कैसे अस्वीकृत कर दूं, उन तमाम जो मेरी स्मृतियों की खोह में सदा सदा के लिए बस गए हैं, उन तमाम अनचिन्ही, अनसुनी जो ध्वनियां हैं जिसको आज तक किसी ने रुक कर थम कर सुना नहीं, मैं उनको कैसे स्वीकृत कर दूं, उनके आमंत्रण को कैसे स्वीकार कर दूं। इसलिए महाबलीपुरम का मायावी बाजार भी मेरे लिए अच्छा है, ज़रूरी है, बंगाल की खाड़ी भी, और आम के बागान में दावत उड़ाते पंछी मुझे मेरा रास्ता रोकते हैं। और संयोग हो, अभियोग हो, तमाम तरह के जो आश्वासन है, निवेदन है, प्रतिवेदन है, वे सब अभी तक मेरी राह बाट देख रहे हैं, और मैं इन सब को छोड़कर कैसे तुम्हारे साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़ूं। मैं हूँ, मैं थी और मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारी स्मृतियों में, तुम्हारी संवेदना में और तुम्हारे अनुभवों के समूचे संसार में धड़कती रहूंगी, क्योंकि मैं एक मुकम्मल स्त्री हूँ। आधी अधूरी दुनिया छोड़कर, आधी अधूरी यात्रा छोड़कर तुम्हारे साथ एक बड़ी यात्रा के लिए कैसे निकल पड़ूं। दूसरी कविता है क्यों। एक हिम्मत हारते हुए आदमी से यह कहने की बजाय कि यह तुम्हारी ही गलती है, क्यों इतना मुश्किल होता है उसे कुछ देर सुन लेना। एक रुग्ण इंसान से यह कहने की बजाय कि यह जो तुम्हारे ही कर्मों का फल है, क्यों इतना मुश्किल होता है तनिक संवेदना प्रकट करना। एक दानिशमंद शख्स से यह कहने की बजाय कि अपना ज्ञान रखो अपने पास, क्यों इतना मुश्किल होता है बस एक बार अमल कर लेना। एक मनुष्य के पास खड़ा होना आखिर क्यों इतना मुश्किल होता है। हम किसी को उसके रसूख से, उसके वर्चस्व से, उसकी पद प्रतिष्ठा से, उसके पावर और पैसा से क्यों आंकते हैं। मनुष्य खालिस मनुष्य से कभी नहीं मेल करता। क्यों हम मानवीय धरातल पर एक दूसरे से जुड़ते और जुड़ाते नहीं हैं। सुलोचना की ये चिंता वाजिब चिंता है। आप देखें कि वो एक संवेदनशील व्यक्ति की तरह संवेदनात्मक धरातल पर किसी को कुछ देर सुनना चाहती हैं, किसी से तनिक संवेदना बांटना चाहती हैं, साझा करना चाहती हैं, किसी की बातों का, विचार का एक मीनिंगफुल मैसेज को मुकम्मल देखना चाहती हैं, उसकी बातों पर अमल करना चाहती हैं, खालिस मनुष्य होकर जीना चाहती हैं और कहती हैं ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि मनुष्य मनुष्य की तरह जिए। किसी की राह देखना, बाट देखना, किसी की प्रतीक्षा करना, किसी को उपदेश देना, संदेश देना, किसी पर चीखना, किसी पर आवेग से, आवेश से क्या कह सकते हैं कि आप हमेशा आरोप में ही क्यों रहते हैं, आप उसी मुद्रा में क्यों रहते हैं। धीमे सहज गति से, बड़ी सरलता और पारदर्शिता से भी तो दूसरे के जीवन में संवाद कर सकते हैं। तीसरी जरूरी कविता है देवी। सबसे अच्छी पत्नियां किसी बात का बुरा नहीं मानती थीं। सबसे अच्छी प्रेमिकाएं नहीं करती थी कोई भी गिला शिकवा। सबसे अच्छी माएं अपने हिस्से का खाना भी खिला देती थी बच्चों को। सबसे अच्छी बहनें नहीं बताती थीं भाई से दुख तीरक की व्यथा। कैसी हो पूछने पर मुस्कुरा देती थी सबसे अच्छी सखियां। भाव का अभाव गढ़ता था देवियों की नित्य नई प्रतिमा। भाव का अभाव गढ़ता था देवियों की नित्य नई प्रतिमा। इतिहास गवाह है, हमारा स्वर्णिम अतीत गवाह है, हमारा गौरवमयी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति गवाह है कि स्त्रियां ऐसे ही अपने हिस्से की बची खुची जिंदगी को समर्पित करती गईं, अपने सवालों को छोड़ती गईं, अपने कौतूहल को, अपनी जिज्ञासा को मारती गईं। हमेशा अपने परिवेश को, अपनी क्या कह सकती हूँ, परिधि को महत्व देती गईं। हमेशा अपने संबंधों को महत्व देती गईं, कुटुंब को, परिवार को, समाज को महत्व देती गईं। और वो तो स्वेच्छा से देती रहीं, लेकिन इतिहास उन्हें देवी के रूप में दर्ज करता रहा, प्रतिष्ठित करता रहा।
एक कोने में सजा कर ले जाकर बैठा दिया। अब उस गरिमा से, गुमान से, उस गौरव से गिरती हुई स्त्रियां पतिता कहलाएंगी, पतनशील कहलाएंगी। तो वो जो देवित्व है वो स्वीकार नहीं है सुलोचना को भी, और सुलोचना सरीखी तमाम स्त्रियों को वो देवित्व स्वीकार नहीं है। लेकिन वो एक उलाहना देती हैं बड़े मध्यम स्वर में, बड़े मिठास मधुर स्वर में एक उलाहना सुलोचना दे देती हैं कि हम देवित्व को भूल ही गई, हम देते हुए, दाय बनते हुए, देवता बनते हुए हमेशा दात्री के रूप में ही दिखती रहीं, और हम भूल ही गई कि मानुषी भी हमारे भीतर रहती है। हमारे भीतर भी एक सौंदर्य बोध है, कौतूहल है, एक जिज्ञासा है, हमारे भीतर भी भरपूर जीने की उद्गम उत्कट आकांक्षा है, इच्छा है, कामना है। अगली कविता है स्त्री दिवस। अब स्त्री दिवस, ये आप देखेंगे एक मुकम्मल विमर्श करती हुई कविताएं, बड़ी जरूरी कविताएं, इन्हें नोटिस में लेना ही चाहिए। आता है स्त्री दिवस हर बरस स्वच्छ नदी परियोजना की तरह, है ना, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं प्रचारित होती हैं सरकारी कागजों पर, पैम्फलेट, होर्डिंग और नारे और इश्तहारों में बांटी जाती हैं योजनाएं। आता है स्त्री दिवस हर बरस स्वच्छ नदी परियोजना की तरह, किसी नदी का हो सका है उद्धार किसी परियोजना के तहत। कौन कहता है, कौन कहता है बातें आधी आबादी के हक की एक विशेष दिन ही। स्त्रियों ने मांगा बराबर वेतन, उनको मिला गुलाब का फूल। ठूस दिया गया चॉकलेट उनके मुंह में विशेष दिन के नाम पर। वे मृदुभाषी ही अच्छी लगती हैं, घर बाहर हर जगह। अधिकारों की बात करती तो कतई नहीं, कभी भी नहीं। स्कूलों में किए आयोजन, माओं को बुलाया, उन्हें रैंप पर चलवाया। आप देख रहे हैं, वो सौंदर्य से मापी आंकी जाए, वो मिठास और मृदुता से, मधुरता से आंकी जाए, वो अपने साज श्रृंगार और अपने बाहरी स्वरूप और बनाव श्रृंगार और लाग अपनाव और मान मनुहार से आंकी जाए। यही उनके हिस्से हैं। भावना, संवेदना, करुणा, मर्म, ममता, यही सब उनके हिस्से हैं और यही उनकी बपौती है। पुरुषों को जैसे वर्चस्व, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, रसूख, मन, मस्तिष्क, विवेक, सोच, तर्क वाजिब है, स्त्रियों के हिस्से ये चीजें आती हैं। तो स्कूलों ने किया आयोजन, माओं को बुलाया, उन्हें रैंप पर चलवाया, विदा किया उन्हें खिलाकर चाय, समोसा और देकर गुलाब का फूल। स्कूल के सारे सर्टिफिकेट पर छपता रहा केवल पिता का नाम। खत्म हो जाता है सालाना आयोजन, इस हर बार इसी तर्ज पर तैरती रह जाती हैं मृत चींटियां चाय की प्याली में सवालों की तरह। बढ़ती ही जाती है बरस दर बरस मासूमियत उन तमाम लोगों की जो साल भर करते रहते हैं साझा स्त्रियों पर चुटकुले। चुटकुले मनोग्रंथियां हैं दरअसल। जो चुटकुले स्त्रियों पर करते हैं उनकी वो मन की गांठें हैं, वो चुभती रगें हैं स्त्रियां, वो आंच लगती स्त्रियां हैं। वो अपने ओज और तेज से बार बार उनकी आंखों में किरकिरी बनती स्त्रियां हैं, उनकी आंखों में चुभती जलती स्त्रियां हैं, दुखती स्त्रियां हैं। जो साल भर करते हैं साझा स्त्रियों पर चुटकुले और अचानक आ धमकता है स्त्री दिवस, वे करने लगते हैं इस दिन विशेष पर स्त्रियों की महिमा का गायन। ग्रीटिंग कार्ड्स पर लिखा होता है क्योंकि वह एक माँ है, क्योंकि वह एक बहन है, एक बेटी है, वह कुछ भी होने से पहले मनुष्य है। यह सामान्य ज्ञान की किताब नहीं बताती। 1 शताब्दी पूर्व हजारों हजार स्त्रियां उतरी थीं सड़क पर पाने अपना अधिकार। 21वीं शताब्दी में ढो रहा है आधी आबादी को लेकर अलग कोच में मेट्रो रेल। 1 सहस्त्राब्दी बीत जाने के बाद स्त्री दिवस का मतलब है कुछ और भी नहीं। 1 सहस्त्राब्दी बीत जाने के बाद भी स्त्री दिवस का मतलब और कुछ भी नहीं, बस एक गुलाब, चॉकलेट, उपहार और 50% वाला महासेल। 50% वाला महासेल, मदर्स डे, विमेंस डे। तो ये जो डे हैं, इससे बांट कर, इससे अलगा कर, इससे एक खंड में करके, एक कोने में दरका के महिमा मंडित की जा रही हैं स्त्रियां। और वर्ष भर बाकी 364 दिन उसकी जो हालत है, उसकी जो आधी अधूरी चाहत है, उसकी जो अपनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसकी जो उड़ान है, उन सब पर गहरा शिकंजा है, गहरा पहरा है। और एक अगली कविता, ये एक लंबी कविता है, चाय बागान। इन दिनों चाय बागान
नहीं तोड़ती एक कली दो पत्तियां, कोई लक्ष्मी इन दिनों रतनपुर के बगीचे में अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से और देख रहा है कोई जुगनू टेढ़ी आंखों से बागान बाबू को। फिर जुबान पर अशोभनीय शब्द, सिंगार मेज के वलयाकार आईने में उतर रही जासूसी कहानियां बागान बाबू के घर दोपहर की निष्ठुर भाव भंगिमाओं में। नित्य रक्त रंजित हो रहा है बागान, दिखता है लोहित नदी के समान। इन दिनों ब्रह्मपुत्र की लहरों में नहीं है कोई संगीत, नहीं बजते मादल बागानों में इन दिनों, और कोई नहीं गाता मर्म पीड़ित मानुष का गीत कि अब नहीं रहे भूपेन हजारिका, रह गए हैं रूखे बेजान शब्द और खो गई है घुंघरुओं की पुलकित झंकार। श्रमिक कभी तरेरते आंख तो कभी फेंकते पत्थर, जीवन के बचे खुचे दिन प्रतिदिन कर रहे हैं नष्ट। मासूम जिंदगियां उबल रही हैं लाल चाय की तरह। आह, क्या बिंब बनाया है सुलोचना ने। मासूम जिंदगियां उबल रही हैं लाल चाय की तरह, जहां जिंदा रहना है कठिन और शेष अहर्निश कष्ट। बाईपास की तरह ढलती है सांझ चाय बागान में, पंछी गाते हैं बचे रहने का कहरवा मध्यम सुर में। तेज तपने लगता है किशोरी कोकिला का स्वर, है जद्दोजहद बचा लेने की। देखिए क्या बचता है, देखिए बचता क्या है। बहुत खूब सुलोचना, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। चाय बागान एक श्रमशील सौंदर्य, एक श्रमिक सौंदर्य, एक लगन, एक धुन और एक अपने काम में व्यस्त रहने और मस्त रहने और उस धुन को, उस संगीत को अपने भीतर तक समो लेने की जो लगन, जो धुन हमारे भीतर हुआ करती थी, अब वो नहीं रही। अब लोग के करीब कितने जाते हैं, अब उस सुर को, उस संगीत को कितने लोग समझ पाते हैं, अब कितने लोग उसमें रुक कर, ठहर कर उस दुख के सुख का राग गाते हैं। अब कितने भूपेन हजारिका होते हैं। तो उसमें मगन होने का, उसमें डूब जाने का और डूबने पर ही उसकी समृद्धि पहचानी जा सकती है, उसकी गहराई जानी जा सकती है। अब वैसा कुछ नहीं रहा, ऐसा कोई परिदृश्य नहीं रहा। स्त्रियों के नरम नरम हाथों से, उंगलियों से वो जो कलियां खुलती थीं, वो पत्तियां जो तोड़ी जाती थीं, और बागान बाबू का लगातार उनको देती हुई अशोभनीय गालियां, जो लगातार उनकी भाव भंगिमाओं को नोटिस करता हुआ, अपनी आंख से भेदता हुआ, अपनी आंख से अश्लील हरकतें करता हुआ वो बागान बाबू। अब दोपहर में वो निष्ठुर भाव भंगिमाएं जो हैं, दरअसल अब पूरी तरह से रक्तिम हो चुकी हैं, लोहित हो चुकी हैं, और वो न अब मादल बजते हैं, न अब मानुषी गीत गाए जाते हैं, न श्रमगान होता है, न वो आपसी सम्मिलन होता है, और न उस तरह के भाव अब बचे भी हैं। तो भाव का इतना बड़ा अभाव पूरे परिदृश्य में सुलोचना भाप लेती हैं, और एक बड़ा कवि यही करता है कि अपने आसपास को, अपने इर्द गिर्द को सूंघ लेता है, अपने आसपास की उन भयावह स्थितियों को, उन विपरीत स्थितियों को, प्रतिकूल स्थितियों को सूंघ लेता है, और वो बहुत दूरदर्शिता से फिर उसके बयान अपनी कविता में दर्ज कराता है, अपनी रचना में दर्ज कराता है। बेहतरीन पंक्तियां, बहुत शुक्रिया।